हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम आपके लिए न्यू सीरीज़ लेकर आए हैं जो है इकोनॉमिक्स 2, जो मेनली आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए है, पर ये आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है हर जगह आता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने बैठोगे, आपको ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से, 1991 रिफॉर्म के नाम से, या फिर खाली एलपीजी के नाम से भी मिल जाएगा हर जगह। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बैकग्राउंड समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या था कि देखो, 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ही वर्स्ट जा चुकी थी, ठीक है। इंडिया लोन में डूब चुका था, बीओपी क्राइसिस हो चुके थे, बैंक ऑफ पेमेंट काफ़ी हो गया था, उसके क्राइसिस आ चुके थे। और क्या हुआ था कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा लोन ले चुकी थी कि हमारे पास वापस उनको चुकाने के लिए कुछ था ही नहीं हमारे पास। तो उस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिस्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस करा था जिसका नाम रखा एलपीजी रिफॉर्म्स। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है, इनकी क्या इम्पैक्ट पड़े, इनकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम आपके लिए न्यू सीरीज़ लेकर आए हैं जो है इकोनॉमिक्स 2, जो मेनली आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए है, पर ये आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है हर जगह आता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने बैठोगे, आपको ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से, 1991 रिफॉर्म के नाम से, या फिर खाली एलपीजी के नाम से भी मिल जाएगा हर जगह। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बैकग्राउंड समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बैक देखते हैं कि एलपीजी जो है ये है क्या। एलपीजी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम एक एक करके आराम से समझते हैं। लिबरलाइजेशन, आप इसको नाम से याद कर सकते हैं, लिबरल, एल लिबरल, एल लाइसेंसिंग। तब गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग अलाउ कर दी थी, ठीक है। यानी कि क्या करा गवर्नमेंट ने कि जितनी भी कंपनीज हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकती हैं, उन्हें लाइसेंसिंग देने लग गए, उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ ला के रख कहने लग गई कि हाँ भाई चलो ले आओ तुम भी, क्योंकि तभी तो हम पैसा कमा पाते हैं ना। बाहर के लोग यहाँ आते, हमारी कंट्री पे इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो इंडिया के पास पैसा आता। और आज आप देख ही रहे हैं कि इंडिया में कितनी एमएनसीज आ चुकी हैं, ये लिबरलाइजेशन की वजह से आया है सब कुछ। उसके बाद दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन पे आप वर्ड से समझ रहे हैं, प्राइवेट, यानी कि किसी चीज़ को प्राइवेट कर दिया। अब क्या हुआ कि पहले ना गवर्नमेंट हर चीज़ अपने हाथ में रखती थी, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई वर्कलोड बहुत हो रहा है गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, हमें भी पता है और आपको भी पता है कि क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, नहीं होता इतना सब कुछ। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि यार हमारे पास एक आइडिया है, हम क्या करते हैं कि जितनी पब्लिक चीज़ें हैं वो प्राइवेट लोगों को देने लग जाते हैं, वो आके पार्टिसिपेट करेंगे, ये चीज़ें संभालेंगे और वो अपने आप काम करेंगे। अब क्या हुआ, जैसे कि अब उन्होंने रेलवेज भी, हम लोग देख रहे हैं कि वो प्राइवेट कर रहे हैं, तो कितनी फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, कितने रेलवे स्टेशन साफ दिखने लग गए हैं, और कितना सब कुछ मतलब अच्छा मिलने लगा है। भले उन्होंने टिकट्स के रेट हाई कर दिए हैं, पर उसका वही फ़ायदा है ना कि प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो लोगों के लिए काम करती हैं और खुद के लिए भी करती हैं। वो प्रॉफिट जनरेट माइंड की होती हैं। अब वो सोचते हैं कि हम प्रॉफिट तो तभी जनरेट करेंगे जब हमारे पास ज़्यादा कंज्यूमर आएंगे, और कंज्यूमर कैसे आएंगे, तब हम उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाएंगे। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो पब्लिक से ज़्यादा काम करती हैं, है ना। अब थर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन। ये भी आप वर्ड से समझ रहे हो, ग्लोबल। अगर कुछ भी नहीं याद आता है ना माइंड में, तो कोई वर्ड पढ़ा करो और उससे रिलेटेड जितना भी आता है ना लिख दिया करो। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि हमने ग्लोबली कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। 1991 से पहले इंडिया की हालत इतनी बुरी थी कि इंडिया बाहर कुछ कनेक्ट ही नहीं करता था, उन्हें पता ही नहीं था कि इंडिया के बाहर के लोग कैसे हैं, वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। पर फिर हमने ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस करा, तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि हम इंटरनेशनल मार्केट में आ गए।
हमारे लोग उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर के लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरेक्शन लग रहे हैं, तो हम एक इंटरनेशनल कंपटीशन में आ गए जिससे हमारा फ़ायदा हुआ। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जिससे हम भी हैं, अगर हम कहीं जाते हैं तो हम वहाँ से 3 चीज़ें सीखते हैं और फिर वो आके अपने घर में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं यार मुझे वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी थी और मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, है ना? तो आपको अगर अच्छा लगता है आप एडॉप्ट करते हो और वो आपको यूज़फुल होता है। पर अगर आप बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करोगे तो बाहर के लोगों को भी आपका कितना पता चलेगा। अब जैसे पहले था, पहले लोगों को ये लगता था कि इंडिया जो है, इंडिया ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही, काफ़ी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है? भले ही अंडर डेवलप्ड नहीं है, वी आर ऑन अ डेवलपिंग इन साइड कि हम अभी डेवलप कर रहे हैं, पर लोगों को ये लगता था वो कुछ भी नहीं जानते थे और आज देखो इंडिया की हर चीज़ लोग बाग कितने अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारा पीएम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, या फिर हम लोग भी ऐसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है। हेलो एवरीवन, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे। अब मेन 3 फोकस इम्पैक्ट कहाँ पड़ा था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फॉरेन ट्रेड पे, मशीनरी और सर्विस सेंटर पे। अब देखो ये तीनों चीज़ें ना हम सीरीज में आगे लेक्चर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। फिलहाल सिर्फ ओवरव्यू ले लो कि एग्रीकल्चर में क्या हुआ था कि बाहर से हमने मॉडर्नाइजेशन ली तो हमें टेक्निक्स का पता चला बाहर से, और हमारे एग्रीकल्चरल जो चीज़ें जैसे कोई भी फूड ग्रेन्स वगैरह वो एक्सपोर्ट होने लग गए, तो उस वजह से जो है हमारे पास प्रॉफिट जनरेट होने लग गया, बाहर की करेंसी आई है, ये सब। उसके बाद फॉरेन ट्रेड, अब देखो मेन मोटिव तो एलपीजी रिफॉर्म लाने का यही था कि फॉरेन ट्रेड आएगा। अब फॉरेन ट्रेड का सबसे ज़्यादा असर क्या पड़ता है कि फॉरेन ट्रेड आया है तो कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है। अब हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वही चीज़ बार बार की बाहर की करेंसी आ रही है जिसका इंडिया को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बाहर से करेंसी नहीं आती तो लोन रीपे कैसे करते? और उसके बाद दूसरी चीज़, सब यहाँ से एमएनसीज आई हैं तो हमारे लोगों को रोज़गार मिला है, सर्विसेज मिली हैं, तो ये भी। अब नेक्स्ट चीज़ वही हो गई मशीनरी एंड सर्विस सेंटर, जो हम ऊपर देख चुके हैं कि मशीनरी डेवलपमेंट हुआ है, हमने बाहर के टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। सर्विस सेंटर, एमएनसीज जो बाहर से आई हैं उन्होंने हमारे लोगों को लेबर प्रोवाइड करवाई है अच्छी अच्छी। उसके बाद देखते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे। अब देखो जो सबसे बड़ा प्रो था वो तो यही था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ चुका था। बाहर फॉरेन की कंट्री से हम लोग अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे थे और यही सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए ज़रूरी थी उस टाइम पे। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट इंक्रीज करा था, उससे करेंसी जनरेट हुई है। उसके बाद कंज्यूमर सॉवरेनिटी, अब देखो हमने प्राइवेटाइजेशन करा तो जो प्राइवेट लोग हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि वो पब्लिक के लिए काम करते हैं इसीलिए जिससे उन्हें प्रॉफिट मिल सके। अब देखो इसमें फिर कंज्यूमर जो है ना भाई वो राजा बन जाता है। अगर तुम भी हो, तुम कहीं जा रहे हो किसी दुकान पे, तुम्हें इसका सामान समझ आया तो ठीक है तुम ले लोगे उसका, तुमने प्रॉफिट जनरेट कर दिया। पर अगर तुम्हें कोई नहीं पसंद आया, तुमने उसका सामान नहीं लिया, तो वहीं वो दूसरा बंदा लॉस में जा रहा है क्योंकि उसके पास कंज्यूमर ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे काम चलता है। अब इसके बाद क्या हुआ, लास्ट प्रो क्या था? डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट। अब ये प्रो कैसे, आप सोचोगे कि मैम ये तो डिक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन रेट तो, पर देखो इसका प्रो ये था कि लोग बागों पे ज़्यादा खर्चा नहीं आया, ठीक है? जो प्राइस थे वो लिमिटेड ही रहे। अब देखो कॉमन इंसान, आम आदमी, मतलब इनके लिए तो यही चीज़ ज़रूरी हो गई ना कि यार महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। अगर महंगाई बढ़ गई तो ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत है, तो वो तो इसी में खुश है ना कि महंगाई ना बढ़े। अब हम कॉन्स पे आते हैं। कॉन्स क्या है? फर्स्ट, जॉबलेस ग्रोथ। अब जहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगी। उन्होंने सर्विसेज देनी स्टार्ट करी हैं पर वो सबको जॉब नहीं दे सकते ना, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, यानी कि आपने जितना भी अपनी नॉलेज लिया आप उस नॉलेज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी तरह यूज़ कर पा रहे हो। पर ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? कुछ भी गारंटी नहीं है। अब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि अब आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में भी कितना कंपटीशन बढ़ चुका है, हर जगह ही कंपटीशन बढ़ चुका है जिससे इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी इंक्रीज हो चुका है।
इसीलिए बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या करें, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम पढ़ते इतना है, मेहनत इतना करते हैं। वो यही तो है कि कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। दूसरी चीज़ है राइज इन इनकम इनइक्वालिटी। अब देखो यार, प्राइवेट सेक्टर तो ऐसे ही होते हैं, प्राइवेट जॉब भी ऐसे होते हैं, घर में भी तुम सुनते होगे कि भाई जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से ही इनकम मिलेगी। ठीक है, वो लोग आपके काम की इज्जत करते हैं। आप जितना करोगे, आप जितनी मेहनत करोगे, आपको उस अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी। अब प्राइवेटाइजेशन आने से लोगों की इनकम में इनइक्वालिटी जनरेट हो गई। किसी भाई कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको जो है कंपनी ज़्यादा पे कर रही है, कोई बेचारा कम कर रहा है तो उसकी कम पेमेंट है। पर गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता ना। गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपकी लिमिटेड सैलरी होती है, आप कितना भी काम करो या ना करो, आपको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद लास्ट आता है इनकरेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। अब इकोनॉमी आपने जनरेट करी है। अब एलपीजी का मेन मोटिव तो यही था कि इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करनी है, पर उन्होंने इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक करने में टाइम लगा दिया कि उन्होंने यही नहीं देखा कि हम खाली इकोनॉमिक के ही तरफ जाने लग गए, हमने बाकी सेक्टर्स पे ध्यान ही देना बंद कर दिया है। हम मेन फोकस ही इकोनॉमिक कॉलोनिज्म पे करने लग गए थे। इसीलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है या कोई भी अदर डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे लीगल डॉम के पेज के नाम पे जो है आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं हो सकता है जितनों की उनकी इंक्वायरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel.